Cell Institutions Innovation Council, Banaras Hindu University. Now I am welcoming on behalf of my department, faculty and this project to all of you. And today is the National Technology Day. So first of all, to all you, the happy National Technology Day. Hopefully you listen lots of other news and related articles for this, because in the newspaper and media too many good things right now promoted for the National Technology Day. और हम लोग आज इस अवसर पर आप लोगों को ये बताने और समझाने का प्रयास करेंगे कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे जब मनाया जाता है और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी का इनोवेशन और हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में किस तरीके का रोल रहता है, किस तरीके से वो काम करती है, इन सब के संदर्भ में आज हम बातें करेंगे। और हमारे साथ हैं डॉक्टर पीयूष कुमार गुप्ता, जो कि रिसर्च एसोसिएट हैं और साथ ही साथ डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड आर्ट से इन्होंने पीएचडी की हुई है और अच्छे एक इंटरनेशनल स्कॉलर भी हैं। तो पीयूष जी, मैं आपका स्वागत करता हूं। रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आज का सेशन शुरू करें। जी आइए ना, थी अप्लाइड से पीएचडी करता हूं मुझे बीएचयू में पीयूष नाम है। थैंक यू सर। सुना तो सुना था नहीं, से आवाज आ रहा है, म्यूट म्यूट करिए आनंद कुमार। और बिल्कुल आनंद जी अपना माइक म्यूट कीजिए। यस, हो गया। So I think I should start. So very good afternoon everyone, and I wish you prosperous endeavors in terms of technology, as we are celebrating today National Technology Day India. So I am going to begin my conversation on technology, since we are celebrating the Technology Day. So all the conversation that will be nearby the technology, how the technology actually. Okay sir. तो मेरी आवाज आप लोगों को क्लियर आ रही है? आ रही है सर। यस सर, आ रही है। तो जैसे कि हम लोग क्या है कि टेक्नोलॉजी से घिरे हुए, वी आर सराउंडेड फ्रॉम बाय द टेक्नोलॉजी, है ना। ऐसा हो सकता है जैसे कि जो भी इस ग्रुप में अभी ज्वाइन किए हुए हैं सभी लोग प्योर साइंस फील्ड से ना हो, प्योर टेक्नोलॉजी फील्ड से ना हो, ठीक है। बट ये उतना मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि हम चाहे कुछ भी पढ़ रहे हो, कुछ भी प्रैक्टिस कर रहे हो, उसमें कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होता ही, ठीक है। आज जो हम कन्वर्सेशन करेंगे वो जो सोशल चेंज होता है और जो नए नोशंस बनते हैं, जो नए प्रैक्टिसेस हो रहे हैं, जो अपकमिंग प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है, और वो चाहे किसी भी डिसिप्लिन से, ठीक है, उसमें टेक्नोलॉजी किस तरीके से, क्या वो बेसिक चीज़ें होती है जहाँ पे टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होती है, क्या वो बेसिक जो है फंडामेंटल पॉइंट्स होते हैं जिनके आधार पे जो है टेक्नोलॉजी को हम परस्यू करते हैं अपने जो भी हमारा प्रैक्टिस होता है। अब जैसे कि जब हम इनोवेशन, जैसे कि हम लोग जो MIC, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इनोवेशन सेल, इंस्टीट्यूशन ऑफ इनोवेशन काउंसिल है, और इस बैनर के नीचे, इस अम्ब्रेला के नीचे हम लोग इनोवेशन से संबंधित सारी एक्टिविटीज करते हैं, उसके बारे में समझते हैं, और ये बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। देखिए क्या है कि अगर हम बेसिकली समझें एकदम सतही तौर पे, तो क्या है कि किसी भी नेशन के डेवलपमेंट में होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है, तो उसमें सबसे बड़ा जो रोल होता है वो होता है आपका कि आप क्या नया चीज इंट्रोड्यूस करें, ठीक है। मतलब कि इनोवेशन में आपका, आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं, आप उस, अगर हम रैंकिंग देखें तो वहाँ पे क्या, कहाँ स्टैंड करते हैं, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं हम लोग क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो बेसिकली इनोवेशन इज अ की मेजर की, ठीक है, इसका बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल होता है, ठीक है। यहीं से सब कुछ ड्राइव होता है, चाहे वो हमारा GDP हो, चाहे वो हमारा इकोनॉमिकल ग्रोथ है ना। और चाहे देखिए क्या है कि कोई मतलब एक कहते हैं, ऐसा एक सेइंग है इकोनॉमी में कि एक जो ठोस यानी स्ट्रॉन्ग जो अर्थव्यवस्था होती है उसका जो आधार होता है वो मैन्युफैक्चरिंग है ना। और
मैन्युफैक्चरिंग के, क्योंकि हमारी कंट्री में सर्विस में हम ज़्यादा आगे हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ा पीछे है, लेकिन उसमें भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और मजबूत आगे बढ़ रहे हैं। इन दोनों चीज़ों में जो हमें सबसे ज़्यादा नीड होता है, जिस चीज़ की वजह से हम लोग लीडिंग होते हैं ग्लोब पे, वो होता है इनोवेशन, ठीक है। तो मुझे बहुत ज़्यादा इनोवेशन के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं होगी, आप लोगों को पता ही होगा। तो हम लोग सीधे चलते हैं इस मुद्दे पे कि जो टेक्नोलॉजी है, वो किस तरीके से हमारे जो थॉट होते हैं, उस थॉट में इनोवेशन चीज़, जैसे कि क्या होता है कि हम लोग, देखिए बेसिकली बात करें तो हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम से घिरे हुए हैं। हम जब अपने घरों से बाहर निकलते हैं, कॉलेज जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, प्लेग्राउंड जाते हैं, मूवी थिएटर, मार्केट, कहीं पे भी जाते हैं, तो हम लोगों को हर कदम पे कुछ न कुछ समस्याएं नजर आती ही है। कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिससे हम अपने आप को बहुत कनेक्ट करते हैं, उस पर हम ध्यान दे देते हैं ज़्यादा। और कुछ ऐसी होती है जिससे जिससे जो हमारे हमारे मतलब पर्सनली उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालता होगा, तो हम उसे इग्नोर भी कर देते हैं, कई बार हमारे दिमाग में आती भी, ठीक है। और अब जब कोई जो जो एक कहते हैं ना कि बहुत अ, एक बड़ा बड़ा समस्या जो आप रेगुलरली फेस करते हैं एक रेगुलर इंटरवल पे, तो उसके बारे में आप सोचने लगते हैं कि इससे बचा कैसे जाए, इसको इसका समाधान कैसे निकाला जाए। आपके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज आते हैं, ठीक है। अब आइडियाज तो आ जाते हैं, लेकिन उस आइडियाज का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, वो बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। और हम लोगों को, हम सबके पास आइडियाज आते हैं, लेकिन हम सब लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। हम सब लोग इम्प्लीमेंट इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हम लोग के पास वो सारी व्यवस्थाएं नहीं होती है, या वो एक टेक्निक नहीं होता है, वो हमारे पास तौर तरीके नहीं होते जिन तौर तरीकों को अपना के हम उसको लेके आगे बढ़े, ठीक है। तो ऐसे में क्या है कि जब हम प्रैक्टिस करते हैं, चाहे हम हमारे पास वो सारे तौर तरीके हो या ना हो, संसाधन हो या ना हो, लेकिन कहीं न कहीं जिन चीज़ों को हम अपने माइंड में लाते हैं उस आइडिया को लेके, वो चीज़ें टेक्नोलॉजिकल बेस्ड होती हैं। जैसे कि चाहे वो कोई पर्टिकुलर टेक्नीक हो, चाहे वो पर्टिकुलर मटेरियल हो, या मटेरियल को प्रोसेसिंग हो, प्रोसीजर्स हो, ठीक है, कुछ भी हो, ठीक है। वहाँ पे आपका टेक्नोलॉजी आ जाता है। आप टेक्नोलॉजी को 2 तरीके से समझ सकते हैं, हार्डकोर टेक्नोलॉजी, ठीक है, और एक जो हमारा जो क्रियान्वयन होता है, जो हमारा एग्जीक्यूशन होता है, उसके पीछे की जो टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो हार्डकोर जो टेक्नोलॉजी है हम उसको समझेंगे, जिसे हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो वर्ड यूज़ होता है प्रौद्योगिकी, हम उसको समझेंगे, ठीक है। तो अब क्या है कि जब हम आइडिएट करते हैं, जब हमारे पास कुछ विचार आता है, उसकी समस्या का समाधान के रूप में हमारे पास कुछ अंश आते हैं हमारे दिमाग में, उन अंश को हम किसी पेपर पे, किसी कंप्यूटर पे कहीं ना कहीं लिखते हैं, ठीक है। लिखने के बाद हम क्या करते हैं कि उसको परस्यू करने के लिए वो तमाम चीज़ें, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है जो कि फिजिबल भी हो, ठीक है, अंडर बजट हो, ठीक है, और कम टाइम कंजप्शन करने वाला, उसके बारे में हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। और जब लिखते हैं तो उसके तमाम जितने ऑप्शन होते हैं उन सबको अलाइन करते हैं। ये जो हम काम करते हैं इसको हम ब्रेनस्टॉर्मिंग बोलते हैं। अब जब हम ब्रेनस्टॉर्मिंग के दौरान, इस फेज के दौरान जब हम कुछ लिखते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं हम जो है टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई जो चीजें होती हैं उनको प्रैक्टिस करने के बारे में भी जरूर सोचते हैं। अब हम कर पाए कि नहीं कर पाए वो बात अलग है, ठीक है, या हम किसी से करवा ले वो बात अलग है, ठीक है। अब अगर किसी भी तरीके की जो समस्या होती है उसमें ये चीजें किस तरीके से एसोसिएटेड होती हैं, क्या आधार होते हैं, एक स्ट्रक्चरल पैरामीटर क्या होता है, ये सब चीजें जो है अलग अलग चीजों में अलग अलग तरीके से वैरी करती है। ये तो मतलब बड़ी अंडरस्टूड सी बात है, ठीक है। अब इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है, देखिए आज के समय में जो आपका इंस्टीट्यूशंस है, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस है, चाहे वो किसी भी स्टेज का, किसी भी लेवल का हो, स्टेट हो, इंटरनेशनल, सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, स्कूल्स में भी हम लोग ये, और ये सब चीज़ें हम सुनते हैं, समझते हैं, और कुछ वर्ड्स हैं जो ट्रेंडिंग है, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने सुना होगा मल्टी डिसिप्लिनरी, ट्रांस डिसिप्लिनरी, इंटरडिसिप्लिनरी, इंट्राडिसिप्लिनरी। तो अलग अलग डिसिप्लिन के साथ अलग अलग ऑब्जेक्टिव में किस तरीके से किसका कितना ज्यादा रोल है, कैसे है, जब उन सभी चीजों को आधार मान के, उन सभी चीजों का कुछ ना कुछ अंश लेके हम कुछ भी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंगली वो उस तरीके से अलग अलग डिसिप्लिन का इस्तेमाल हो ही जाता है ना। तो इसलिए कई सारे हमारे पास ऐसे केसेस हैं, प्रीवियस प्रीवियसली प्रैक्टिस हुआ है, मतलब पिछले कुछ दशकों में, कुछ सालों में, है ना, जहाँ पे इस तरीके का रहा है। जैसे कि
मैं एक एग्जांपल, सबसे बढ़िया एग्जांपल मैं आपको जो देना चाहूँगा वो ये है कि अब स्टैटिस्टिक्स एक डिसिप्लिन है। वहाँ पे क्या होता है कि इसको हिंदी में हम सांख्यिकी बोलते हैं, जहाँ पे हम तमाम तरीके की जो कैलकुलेशंस होते हैं वो करते हैं, परफॉर्म करते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन। ठीक है। अब बात ये है कि कई बार ये बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होती है, ठीक है, जिसको परफॉर्म कर पाना जो नॉन स्टैटिस्टिकल बैकग्राउंड के लोग होते हैं उनके लिए उतनी आसान नहीं होता। ठीक है ना। ऐसे में कुछ लोग थे जो सोशल साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे और उन लोग रिसर्चर थे। ठीक है। उन लोगों को बहुत दिक्कत आती थी, दे वर नॉट दैट मच कैपेबल टू डू सच काइंड ऑफ कैलकुलेशंस। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कुछ ऐसा कैलकुलेटर बनाते हैं ताकि ये जो कॉम्प्लेक्स ये कैलकुलेशंस है इनको परफॉर्म इजीली किया जा सके, है ना। तो अब ये देखिए दो चीजें हैं, एक तो वो सोशल साइंस बैकग्राउंड थे, जो सोशल साइंस से रिलेटेड जो रिसर्च होती है, जो हम हमारे पास जो सैंपल्स आदि इकट्ठे होते हैं, जो हमारे पास रिस्पॉन्स आते हैं, उन चीज़ों को एनालाइज करके पर्टिकुलर कुछ भी निकालना, चाहे वो मीन हो चाहे मीडियन। ठीक है। कुछ मान लीजिए डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस हो गया। ठीक है। तो खैर जो डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस की चीज़ें होती है बड़ी सिंपल होती है, लेकिन वहीं पे जब हम थोड़ा एडवांस लेके जाते हैं तो वहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है। तो उन्होंने कहा कुछ ऐसा कैलकुलेटर बनना चाहिए। ठीक है। अब उनको जिन तथ्यों की गणनाएं करनी थी वो सोशल साइंस से रिलेटेड। ठीक है। गणना होना है वो स्टैटिस्टिक्स का मामला है। ठीक है। दो चीजें हैं, अब दोनों चीजों को लेके एक उनको एक ऐसा कैलकुलेटर बनाना है जो कि कॉम्प्लेक्स जो कैलकुलेशन है उसको परफॉर्म कर सके। अब यहाँ पे जब उन्होंने ब्रेनस्टॉर्मिंग किया, ठीक है, कैलकुलेटर तो आपका एक फिजिकल डिवाइस है। ठीक है। हालांकि आज के समय में जब इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी कि या डिजिटल जितने डिवाइसेस हैं, मोबाइल फोन हुआ, कंप्यूटर वगैरह है, उस सब में कैलकुलेटर है ही। कंप्यूटर में पहले से ही था। हम्म, तो ये बात अलग है, लेकिन एक फिजिकल डिवाइस है फिर भी, है ना। तो उस तरीके से इन लोगों ने प्लान करना स्टार्ट किया। लेकिन जब वो टेक्नोलॉजी वाले पॉइंट पे ब्रेन करने लगे, जब उनको सजेशंस मिलने लगे, वो रिसर्च करने लगे, तो उनको ये आइडिया आया कि जब ये कंप्यूटर पे बहुत सारे सॉफ्टवेयर वर्क करते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि हम लोग एक, जैसे कि जो कंप्यूटर में कैलकुलेटर होता है वो एक सॉफ्टवेयर के प्रोग्राम होता है, ऐसा सॉफ्टवेयर ही डेवलप दैट विल बी परफॉर्म एज अ कैलकुलेटर। ठीक है ना। उसके बाद उन्होंने एक तो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया। ठीक है। जिसको हम बोलते हैं SPSS। बहुत पॉपुलर है। और जितने भी रिसर्चर्स हैं, चाहे वो मार्केटिंग के रिसर्चर्स, जो आपका इंडस्ट्री होता है, इंडस्ट्री में जो मार्केटिंग एजेंसीज होती है, वो लोग रिसर्च करने के लिए स्पेसेस का यूज करते हैं। जितने भी रिसर्चर्स हैं, स्कॉलर्स हैं, ये लोग करते ही PhD में, PhD के बाद। ठीक है। तो ये स्पेसेस अभी IBM ने इसको एक्वायर किया हुआ है। ठीक है। ये स्पेसेस उस टेक्नोलॉजी की वजह से एक सॉफ्टवेयर के रूप में डेवलप हुआ, जिसका आपने एक बहुत बड़ा मार्केट कैपिटल। ठीक है। तो मेरे इस केस को प्रेजेंट करने का आशय यही है कि होता क्या है, जब हम टेक्नोलॉजी के ऊपर उसका सही से अपने ब्रेन स्टॉर्मिंग में या किसी भी फेज में उसको प्रैक्टिस करते हैं, तो हम कहीं ना कहीं एक बेहतर रिजल्ट भी डिलीवर कर पाते हैं। ठीक है। अब जैसे जैसे आपका जो है समय आगे बढ़ रहा है, लोगों की जो हमारी इन्वेंशंस है, जो हमारे पास एक कहते हैं ना मेटेरियलिस्टिक चीजें जैसे जैसे बढ़ रही है, वैसे वैसे हमारे टेक्नोलॉजी में भी डेवलपमेंट इतनी तेजी से हर चीज में, और उसके फायदे नुकसान दोनों है। ठीक है। अब जैसे कि नुकसान में सबसे बड़ा नुकसान यही है कि हम लोग आजकल कार्बन जो एमिशन है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है। और फायदा का ये है कि हर चीज, हर हर एक तरीके की प्रैक्टिस में एक चीज आया है। ठीक है ना। तो फायदा यही है, टाइम बचाता है आपका। ठीक है। और जो नुकसान है उसमें आपका कार्बन इमिशन हो गया, मतलब पोल्यूशन हो गया, मतलब एनवायरनमेंट को लेके कुछ। ठीक है। कहीं कहीं जो है यहाँ पे ऐसा, ये देखिए ये जो स्टेटमेंट है, कुछ कुछ ऐसे स्टेटमेंट होता है कहीं कहीं लागू होते हैं, कहीं कहीं लागू नहीं होते। जैसे कि टेक्नोलॉजी के आने की वजह से मैन फोर्स है उसका रोल कम हो गया, ये एक डिबेट है, जो कहीं कहीं लागू होता है, कहीं कहीं लागू नहीं होता है।
ठीक है। तो इस तरीके से इसके नफा नुकसान दोनों है ना। अब अगर हम बात करें कि एक सोशल चेंज की बात करें, उस कॉन्टेक्स्ट में आए और उस कॉन्टेक्स्ट में आके टेक्नोलॉजी का एक रोल समझे, तो देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है ना। और ये हर एक स्टेप बाय स्टेप पे जितने भी डेवलपमेंट होता है उसमें ये एक सहायक के तौर पे काम करता है, एक ड्राइवर होता है, कैटलिस्ट है, ठीक है। और अब इस तरीके की प्रैक्टिस के पीछे देखिए कुछ कुछ प्रैक्टिस बेस्ड चीजें हैं जिनका अडॉप्ट होना बहुत जरूरी है, ठीक है। जैसे कि आपके पास अगर हम उनको एक फैक्टर के तौर पे बात करें, तो आपके पास एक तो ये होना चाहिए कि आपके पास टेक्नोलॉजी एक्सेप्टेंस फैक्टर्स हो, दूसरा आपके पास नॉलेज शेयरिंग फैक्टर, ठीक है। अब जैसे कि अगर हम टेक्नोलॉजी एक्सेप्टेंस फैक्टर की बात करें तो उसमें कई सारी चीजें आती हैं। जैसे कि अगर मैं कम्युनिकेशन का एग्जांपल दूं, तो जब तक टेक्नोलॉजी नहीं था, मैं ये कभी नहीं बोलूंगा टेक्नोलॉजी कभी नहीं, टेक्नोलॉजी हर समय था, ठीक है, बस उसका स्वरूप अलग था ना। जैसे कि जब अब मान लेते जब ये आपका इंटरनेट नहीं था, मान लेते कि इंटरनेट जब नहीं था, तब हमारा कम्युनिकेशन का जरिया क्या हुआ करता था, चिट्ठी लिखते थे, चिट्ठी से जाते आते थे। और कोई मान लीजिए किसी की बात हमें सुननी है, मतलब कम्युनिकेशन का अलग अलग तरीका हो सकता है। हम दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, वो बातचीत भी कर सकते हैं फिजिकली, और दूर है तो चिट्ठी भी लिख सकते हैं। लेकिन वहीं एक आदमी को कई लोगों को कुछ बोलना हो तो क्या कर सकता है, कुछ लिख सकता है, आर्टिकल लिख सकता है जो कि न्यूज़पेपर में पब्लिश हो, ठीक है। अब वहां पे क्या है कि अ, अगर न्यूज़पेपर या मैगजीन या फिर जो भी प्रिंट आइटम हमारे पास है जहाँ पे हम आर्टिकल लिख के लोगों को कुछ अपने विचार को बताना चाहते हैं किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे, तो देखिए हमारे पास जो लिमिटेड, हमारे पास जो मौका है ना, अपॉर्चुनिटी है, वो बहुत लिमिटेड, क्योंकि हर एक मैगजीन में एक लिमिटेड पेजेस होते हैं, लिमिटेड एडिशंस होते हैं, और उसी हिसाब से जो है ऑथर्स को स्पेस मिलता है और टाइम मिलता है, ठीक है। लेकिन यहीं पे अगर आपके पास वो दायरा बढ़ा दिया जाए, जिसको लिमिटलेस कर दिया जाए, तो कितना अच्छा है। तो वहां पे इंटरनेट आया, इंटरनेट आने के बाद इसका इस्तेमाल हुआ, तो वहां पे जो ये कम्युनिकेशन था, मास कम्युनिकेशन था, वहां पे उसका जो स्वरूप था वो बिल्कुल बदल गया। जैसे कि आज के समय में आप सभी लोग जानते होंगे, लोग ब्लॉगिंग ना, ब्लॉग क्यों लिखते हैं कि उनकी चीजों को लोग समझे, उनके यहाँ तक कि लोग पर्सनल लाइफ में एक मतलब डे कैसे बिताते हैं वो भी ब्लॉग के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। वो चाहे वो वीडियो के थ्रू बनाए, चाहे वो लिखे, ठीक है, चाहे वो स्टोरी टेलिंग करे, ये सब एक अलग उसका एक मीडियम है। अब जो ब्लॉग है, अगर इसका एग्जाम्पल ले, ठीक है, और इसको हम ये माने कि ब्लॉग एक, ये जो है ब्लॉग कम्युनिकेशन का एक मीडियम, मास कम्युनिकेशन का एक मीडियम है, इस तरीके से इसका एग्जाम्पल ले। तो अब क्या है कि अगर हम इस कम्युनिकेशन के अपग्रेडेशन के लिए ब्लॉग को एज अ मीडियम सेलेक्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास टेक्नोलॉजी एक्सेप्टेंस के मामले में जो फैक्टर्स होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, हम उसकी यूजफुलनेस को परसीव, ठीक है, यूज में एज ऑफ यूज, यानी कि यूज में क्या सहजता आएगी उसको हम परसीव, ठीक है। साथ के साथ जो एंजॉयमेंट है, हम उस देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंजॉयमेंट, क्योंकि जब तक आप उसका मजा नहीं लेंगे ना, तब तक आप उसको प्रैक्टिस कर नहीं पाएंगे, अपना 100% देंगे। तो ये तीन ऐसे फैक्टर्स बनते हैं जो आपके टेक्नोलॉजी एक्सेप्टेंस फैक्टर है। अब चूंकि आप लोग कुछ कम्युनिकेट कर रहे हैं, मास को कम्युनिकेट, ठीक है, पर्सनल कम्युनिकेशन होता है तो आप अपने बातचीत, बात व्यवहार, वो वाली बात हो जाती है। लेकिन जहाँ मास को हम कम्युनिकेट करते हैं, तो वहां पे हम कुछ ना कुछ नॉलेज शेयर कर रहे हैं, ठीक है। अब नॉलेज शेयरिंग फैक्टर्स भी होंगे। नॉलेज शेयरिंग फैक्टर्स में आपका ये आ सकता है कि रेपुटेशन आ सकते हैं, ट्रस्ट आ सकता है, एक्सपेक्टेड रिलेशनशिप्स आ सकते हैं, ठीक है, अल्ट्रिज्म्स आ सकते हैं, ठीक है, आपके एक्सपेक्टेड जो है ये क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल फैक्टर बेनिफिट्स आ सकते हैं। इस तरीके से जो आपके नॉलेज शेयरिंग फैक्टर्स हैं वो तो है ही एज इट इज है, वो आपका एक ऐसा एजेंडा है जिसको आप ऑब्जेक्टिव भी बोलते हैं। दिस इज माय ऑब्जेक्टिव टू कम्युनिकेट, टू एक्चुअली डू समथिंग, ठीक है।
अब उसे आप लिख रहे हैं क्या कर रहे हैं वो मतलब वो अलग बात है। अब वहाँ पे जब हम टेक्नोलॉजी एक्सेप्टेंस की बात कर रहे हैं, जब हमें टेक्नोलॉजी एक्सेप्ट करना है तो उसका भी कोई ना कोई फैक्टर होना चाहिए जिनके कारण से आप उनको परसीव एक्सेप्ट करें। तो उसके यूजफुलनेस हो सकता है, एज ऑफ यूज हो सकता है, एंजॉयमेंट हो सकता है, ठीक है। इन चीजों के हिसाब से जब आप इन दोनों एक फैक्टर्स के ग्रुप को अगर आप ज्वाइंट करते हैं तो ये आपका जो टेक्नोलॉजी बेस्ड जो नई चीज बनती है जैसे कि कम्युनिकेशन में ब्लॉग हो, ठीक है, उसकी तरफ एक एटीट्यूड को बिल्ड करता है, ठीक है। अब जो एटीट्यूड को बिल्ड करता है वहीं से जो है फाइनली जो आपका डिलीवरेबल होता है वो बनता है, ठीक है ना। अब इनमें जो है दो दो मेन चीज होती है। अब यहाँ पे जो अगर हम सोशल इन्फ्लुएंस की बात करें तो दो चीजें इसके आउटपुट में नजर आएंगी, एक तो सोशल नॉर्म्स आएंगे और दूसरा कम्युनिटी आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल हो सकता है जब सोशल चेंज के कॉन्टेक्स्ट में हम टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करते हैं, अडॉप्ट करते हैं। देखिए वो करता हर कोई करता ही है, ठीक है, वो उसमें कुछ कोई डिबेट नहीं है, वो आप ऑटोमेटिकली कर लेते हैं। कई बार ऐसा होता है बहुत लोग बोलते हैं मैं टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं हूँ, लेकिन वो होते हैं, ठीक है। जरूरी ये नहीं है कि आप कंप्यूटर नहीं चलाते तो आप टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं हो। आप मोबाइल स्मार्टफोन नहीं चलाते तो आप वो बटन वाला फोन चलाते हैं, स्मार्टफोन नहीं चलाते तो आप टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं है। आपके घर में बहुत सारी चीजें, आप टीवी देखते हैं रिमोट से टीवी को ऑपरेट करते हैं, दैट इज टेक्नोलॉजी, ठीक है। कहीं ना कहीं आप टेक्नोलॉजी का यूज जरूर करते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है जब भी कुछ भी सोशल केस में जाके एक चेंज एक डिफरेंस क्रिएट करने के लिए हम कुछ भी प्रैक्टिस करने के बारे में सोचते हैं तो वहाँ पे सोशल नाम से बनता ही बनता है ना। और जब भी हम टेक्नोलॉजी की तरफ देखते हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पे आपका जो उसका रोल होता है, ठीक है, एक इंडिविजुअली इसका जो रोल बनता है वो आपका एक कम्युनिकेशन से लेके लर्निंग से लेके थिंकिंग, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि कहते हैं ना चाहे माने चाहे ना माने, ठीक है, आप बेसिकली ये जो टेक्नोलॉजी है ये सोसाइटी को हेल्प करती है और बेसिकली इसलिए हेल्प करती है ताकि वो यह डिटरमाइन कर सके कि लोग जो है एक मतलब पॉपुलेशन है वो क्या चीज चाहिए, उसको डेली बेस पे क्या चीज चाहिए, किस तरीके का डेवलपमेंट चाहिए, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल बताऊं, अगर आप मैं ये बोलूं कि आप जो है प्रॉब्लम से घिरे हुए हैं, अगर आप प्रॉब्लम्स में घिरे हुए हैं और मैं बोलूँ चाहिए पता करिए कि ये जो प्रॉब्लम है सिर्फ आपके साथ है कि और लोग साथ। मान लीजिए एकदम इसको सरल कर दो उदाहरण, आप घर से अपने बस स्टॉप तक जाते हैं, उसके बीच में एक गली है, एक रोड है, उस रोड में बहुत सारे पाथोल है, ठीक है। ये बहुत जाहिर सी बात है कि पाथोल से दिक्कत आपको है और सबको होगा, ये बहुत अंडरस्टूड है। लेकिन वो दिक्कत किस तरीके से है लोगों को, आपका अलग होगा डेफिनेशन, बाकियों का अलग होगा। तो अब इस चीज को अगर आपको जानना मात्र है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे एक टेक्निक यूज करेंगे जिसको हम बोलेंगे इम्पैथी, है ना। इम्पैथी के अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग। आप जाते हैं मिलते हैं बात करते हैं, बहुत सारे हिडन प्रॉब्लम्स होते हैं, मतलब लोगों के नजरों के सामने नहीं होते, उसको निकालना होता है, जबकि वो बहुत एक कहते हैं ना सिग्निफिकेंट रोल निभाती है लोगों के विकास के गतिरोध के रोल, है ना। तो उसको डील करना बड़ा जरूरी है, लेकिन लोग मतलब उसको ध्यान दे नहीं पा रहे हैं। कोई बहुत शार्प माइंडेड है जो या फिर जिसका विजन बड़ा क्लियर है, ठीक है, उसको वो दिख गया, अब वो लोगों से निकलवाना चाहता है, तो वो भी क्या करेगा एम्पैथी का यूज करेगा जो कि एक टेक्निक है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है ना कि छोटे से बड़े हर चीज में हम कहीं ना कहीं टेक्निक टेक्नोलॉजी इन सब चीजों के में हम इन चीजों के थ्रू ही रूट कर रहे हो, ठीक है। अब आज के समय में हमारी सोसाइटी जितनी विकसित है उस विकास में टेक्नोलॉजी का पूरा पूरा एकदम अच्छे से मतलब एक भूमिका रही है, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि ये जो डेली लाइफ में जिसके इम्पैक्ट होते हैं टेक्नोलॉजी के, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों है, ठीक है। ये कम्प्लीटली इस पर डिपेंड करता है कि कंजप्शन क्या है, ठीक है, लेवल स्केल ऑफ कंजप्शन क्या है,
उसके आधार में हम ये तय कर सकते हैं कि उसके नेगेटिव इम्पैक्ट को कितना हम घटा सकते हैं। अगर ना, तो जब हम इनोवेशन को परसीव करते हैं, हम टेक्नोलॉजी की तरफ देखते हैं। टेक्नोलॉजी को लेके बहुत सारा जो है हम लोग डेवलपमेंट को इमेजिन कर सकते हैं। यहाँ तक आप लोगों को कुछ पूछना है? यहाँ तक आप लोगों को कुछ पूछना है? नहीं, इसका कोई स्लाइड नहीं है असला। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे हम उम्मीद भी नहीं करते, वहां पे टेक्नोलॉजी क्या क्या एक डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, हम क्या सोचते हैं कि अगर मान लीजिए कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन करना है, ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या आपके माइंड में आएगा कि लेट्स सेव पेपर। पेपर की यूज जो है उसको मिनिमाइज करते हैं। ठीक है, तो उसके रिस्पॉन्स में हम लोग डिजिटल यूज ज्यादा करेंगे, है ना। हम लोग डिजिटली हर चीज को, मतलब डिजिटल पेपर का ज्यादा यूज करेंगे। डिजिटल पेपर इन द सेंस ऑफ कि मतलब मेल करेंगे, मेल किया हुआ चीजों को प्रिंट नहीं करेंगे। ठीक है ना, और कुछ भी डॉक्यूमेंटेशन में ज्यादा पेपर का यूज नहीं करेंगे हम लोग, डिजिटल ही चलेंगे। मतलब रॉ जो ओपन फाइल होता है, पीडीएफ हो गया, उसको शेयर करके काम करें। ठीक है, लेकिन आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि ये भी जो आपका डिजिटली जितना ज्यादा आप टाइम स्पेंड करते हैं, वो भी एक्चुअली एनवायरनमेंट को डिग्रेड करता है ना। तो जैसे कि आपके पास, सभी लोग के पास स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन पे आप लोग दिन भर बिताते हैं समय। ठीक है, कुछ ना कुछ करते हुए आप वीडियो देखते हैं, आप सोशल मीडिया पे जाके देखते हैं, आप चैटिंग करते हैं, आप कुछ ईमेल डाउनलोड करते हैं, ईमेल भेजते हैं। इन सब चीज़ों में आपका जो है, इन सब चीज़ों से आप जो है बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट CO2e हम बोलते हैं, जिसको आप एमिट करते हैं। ठीक है, अगर आप इसको पर इंडिविजुअल देखें तो इसका जो यूनिट है ना, वो उतना ज़्यादा प्रभावी दिखता नहीं है। लेकिन चूंकि पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है, और जो यूजर्स है, जो स्मार्टफोन या फिर कोई भी डिजिटल डिवाइस यूजर्स जो इंटरनेट का भी इस्तेमाल करते हैं, उनकी नंबर्स जो है, उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। जब इसको हम कलेक्टिवली देखते हैं और एक क्यूमुलेटिव फिगर पाते हैं, तो देखते हैं कि ये बहुत ही इफेक्ट डालने वाला हो, है ना। तो वहां पे फिर हमें सोचना पड़ता है कि हमें क्या करना है। तो अब जैसे कि आप इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन जो होता है ना, उसको अगर रिड्यूस करते हैं ना, तो वहीं से आपका कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट का जो नंबर है, वो रिड्यूस हो जाता है। सिंपल साइकोलॉजी कि आप इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन जितना कम कर पाएंगे, उतना ही कम आप कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड इक्विवेलेंट एमिशन को भी कम करें। अब इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन दो तरीके से हो सकता है। एक तो आपका जो नेचुरल रिसोर्स इलेक्ट्रिसिटी है, जैसे कि विंड मिल वगैरह से बनता है, तो खैर उस, या सोलर, जो सोलर पैनल, सोलर एनर्जी है, वहां से आपको इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन सप्लाई मिल रही है। तो उसको, हम उसको जो है मॉडरेट लेवल पे रखते हैं कि वहां पे हमारा जो CO2e है वो न्यूट्रलाइज हो सकता है ना। लेकिन वहीं पे अगर मान लीजिए कोल मेड आपका पावर है, जो इलेक्ट्रिसिटी जो आपका सप्लाई है, जो इंडिया में सबसे ज्यादा है, तो वहां पे आप इस चीज को, आपको ध्यान देना होगा। तो उसके लिए आप ये सोचेंगे कि हम बहुत कम मॉनिटर ऑन रखेंगे, बहुत कम ये करेंगे, या आप स्क्रीन का जो ब्राइटनेस है उसको कम कर लेंगे। देखिए, इन सब चीज़ों से उतना फर्क नहीं पड़ता, जितना फर्क ये पड़ता है कि आपके स्क्रीन पे कलर्स क्या है। कभी आप लोगों ने ये क्वेश्चन अपने माइंड में रेज किया है कि जो हमारे पास विंडोज होते हैं कंप्यूटर में, ठीक है, विंडोज का जो बेस कलर होता है, बेसिक कलर जहाँ पे सब कुछ ऑपरेट होता है, वो ब्लू कलर क्यों होता
उसका कलर ब्लू क्यों है? तब ब्लू कलर होने का रीजन होता है कि जो ब्लू कलर है वही सबसे कम पावर कंज्यूम करता है। सबसे ज्यादा पावर कंज्यूम करता है व्हाइट, है ना? तो हम क्या कलर पिक कर रहे हैं, दैट दैट कैन आल्सो डिराइव टू मिनिमाइज द कार्बन, सॉरी, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन, एनर्जी कंजप्शन। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप लोग देख सकते हैं। अब ये सब चीजें इतनी बारीकी से चीजों को समझना, उसको एग्जीक्यूट करना, दैट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, टेक्नोलॉजी हमारे पास है जो हमें तमाम चीजों को गणना करके, तमाम चीजों को एनालाइज करके ये बता पाती है कि कितना कंजप्शन हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, कितना CO2 इमिट हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, जिसके आधार पे हम ये सब चीजों का इन सब चीजों पे डिसीजन बना पाते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं कि CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट है, उसके एमिशन को मापने की जो भी फार्मूलाज है, अभी तो कोई भी फुल प्रूफ नहीं है, उस पर अभी भी काम हो रहा है। ठीक है, तो एक फ्रेंच थिंक टैंक है, वो काम कर रहे हैं, और भी लोग काम कर रहे हैं, उनका थोड़ा सा एफिलिएशन और कंसिडरेशन ज्यादा मायने रखता है। ठीक है, तो बाकी टेक्नोलॉजी के ऊपर अगर हम डिबेट करने लगे या फिर कुछ बात करें तो बहुत कुछ एग्जाम्पल होता है बात करने के लिए। आप लोग अपने तरफ से कुछ पूछिए जो आपके माइंड में आता हो। ठीक है, अगर आपके पास कुछ आइडिया है जो आप शेयर करना चाहते हो, अगर आपको कुछ लगता है कि मैं ये चीज़ें किस तरीके से एग्जीक्यूट करूँ, पूछना चाहते हो, तो आप बिल्कुल पूछिए। Please, you may ask something. पार्टिसिपेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ समझ में आया होगा। रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ पूछिए जरूर। चैट बॉक्स में कुछ मैसेज है। तो क्या पूछ रहा है पीयूष? चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा क्या था। मसला ये कह रहे थे कि अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, देखिए मैं ईमानदारी से बताऊं, टेक्नोलॉजी के ऊपर अगर हम बात करें तो टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करते समय हम बहुत सारे एग्जांपल्स बता सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स आप लोग जानते हैं और बहुत सारे नए हैं। ठीक है, और उसके बारे में देखिए, जितना हमने अभी बात किया वो काफी है। ठीक है, और आप लोगों के पास क्या आइडिया है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसको डिस्कस करें। अगर आप लोग कुछ करना चाहते हैं और आपको कहीं पे ये महसूस होता है कि यहाँ पे हम कैसे करें, वो रास्ता, वो पाथ आपके पास नहीं है। ठीक है, जैसे कि कहते हैं ना कि इनोवेशन का जो पाथ होता है ना, वो टेक्नोलॉजी बना के देता है। ठीक है ना, तो उस तरीके से आप पूछ सकते हैं, हम लोग कुछ कर सकते हैं, उस पर डिस्कस कर सकते हैं। नहीं, पूछना चाहिए कुछ बच्चों को। पार्टिसिपेंट्स अखिलेश्वर, हरिशंकर, अनुप्रिया, प्लीज आस्क सम क्वेश्चंस। आया होगा कि जो पीयूष सर ने बताया है। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि बहुत अच्छा लगा आप सभी से। फीडबैक फॉर्म्स आपको मिलेगा अभी, उसको भेज दीजिएगा अपने ईमेल आईडी से, तो आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराए जाएंगे। और इसके साथ इस फ्राइडे को हम एक 12 बजे से और एक बड़ा सेशन करने जा रहे हैं, तो काइंडली आप सब उसमें भी ज्वाइन कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इनोवेशन सेल, इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के तत्वाधान में आज इंटरनेशनल वर्ल्ड
टेक्नोलॉजी डे मनाया गया। इसके लिए आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और इस काशी हिंदू विश्वविद्यालय से जुड़ने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। हेलो।